कि हमें शुरू में लगता है कि हम वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी हम आकलन करेंगे तो हमें लगेगा कि ये वस्तुएं हमारे लिए नहीं बनी हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम वस्तुओं के लिए बने हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि कहीं वस्तुएं तो आपका प्रयोग नहीं कर रही हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन में हमें लगता है कि हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि हम वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वस्तुएं हमारा प्रयोग कर रही हैं। यह कोई अलौकिक बात नहीं हो रही, न ही भूत प्रेत की बात हो रही है। यह हमारे सामान्य से जीवन में घटित होने वाली घटना है, जो हमारे तनाव का कारण भी बनती है। तो आज विषय को हम लोग समझेंगे, और इस विषय को समझने के साथ साथ हमें थोड़ी सी खुशी का भी एहसास होगा और हम थोड़े से तनाव मुक्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं। मैं कुछ सालों तक गांधी भवन में समाज सेवा का काम करता था। वहां का मीडिया और रिसर्च सेल का मैं काम देखता था। तो वहां पर एक कर्मचारी था जो सहयोगी था, उसका नाम था लक्ष्मण। मैं कुछ भी पत्र पोस्ट करना होता था तो मैं लक्ष्मण को देता था, और लक्ष्मण जब मुझसे पत्र पोस्ट करने के लिए मांगता था तो साथ में वो 2 रुपए मांगता था कि मुझे साइकिल स्टैंड के 2 रुपए देने हैं, आप मुझे दे दीजिए। मैं उसको 2 रुपए देता था। 5-6 महीने बाद मुझे पता चला कि लक्ष्मण साइकिल चलाना जानता ही नहीं है, उसके पास साइकिल भी नहीं है। अब मैं हतपत रह गया कि यार ये 6 महीने से मुझसे हर बार 2 रुपए मांग के ले जा रहा है साइकिल स्टैंड का। तो मैंने प्लान किया कि इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगले दिन मैंने उसको पत्र दिया, और उसने स्वाभाविक तौर से पत्र लेने के बाद कहा कि भैया 2 रुपए दे दीजिए साइकिल स्टैंड का। मैंने उसको 2 रुपए दे दिया। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि उसने एक साथ वाले व्यक्ति से साइकिल की चाबी मांगी, उसने साइकिल लिया। फिर उसने बाहर आया और बाहर उसने साइकिल खोली और साइकिल को साथ साथ लिए चला गया और पोस्ट ऑफिस गया 3 किलोमीटर। उसने साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी की, 2 रुपए दिया, पत्र पोस्ट किया और फिर साइकिल लेके पैदल पैदल चला आया। तो मैंने उससे कहा कि तुम साइकिल नहीं चलाना जानते हो तो साइकिल लेके क्यों गए? तो उसने कहा सर अच्छा लगता था इसलिए मैं साइकिल ले जाता हूं। तो उसमें क्या हुआ कि लक्ष्मण साइकिल ले जाता था। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण साइकिल का प्रयोग कर रहा था, बल्कि साइकिल खुद लक्ष्मण का प्रयोग कर रही थी। हम लोग लक्ष्मण पर हंस सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग गहराई से विचार करें तो हम भी जीवन में इस तरह की बेवकूफियां करते रहते हैं। माना यह जाता है, जो अस्तित्ववादी जो फिलोसफर्स आए, उन्होंने एक बहुत अच्छे चिंतन दिया। उन्होंने ये किया कि जब कभी मनुष्य वर्तमान की चुनौतियों, समस्याओं, इन सब से घबराता है तो कई तरह का व्यवहार करता है। आप उसके व्यवहार को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन से पलायन कर रहा है। उसमें एक रोचक व्यवहार होता है कि वस्तुओं में अपने को निमग्न कर देना, वस्तुओं पे ही अपना ध्यान केंद्रित कर देना, वस्तुओं के प्रयोग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना, और इतने ही नहीं, वस्तुओं के बीच ही अपने को ढाल लेना। इससे उसको त्वरित रूप में क्या होता है, वो जीवन की समस्याएं, जीवन के आने वाली चुनौतियों से कुछ समय के लिए वो मुक्ति पा लेता है। एक फिलोसफर हुए हैं एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने जीवन के 2 मोड बताए हैं। एक हैविंग मोड कि हैविंग मोड मेरे पास क्या क्या हो, और दूसरा बीइंग मोड, मैं क्या क्या हो सकता हूं। और एरिक फ्रॉम कहते हैं कि मनुष्य वर्तमान जीवन में बीइंग के बजाय हैविंग मोड में चल रहा है। वो क्या बन सकता है, वो अपनी कौन सी प्रतिभा का विकास कर सकता है, इसके बजाय उसके पास क्या क्या सामग्री हो जाए, और कुछ चीजें ऐसी भी इकट्ठा कर लेता है कि जिसकी उसे जरूरत नहीं है। तो ये जो हैविंग मोड है, ये मनुष्य के स्वाभाविक विकास को तो रोक रहा है, साथ में उसके जीवन में अशांति भी पैदा कर दे रहा है। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, हमें शुरू में लगता है कि हम वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम वस्तुओं के लिए समर्पित हो जाते हैं। अगर किसी को 2 किलोमीटर कहीं जाना है तो कार को सफाई करता है, उसका टैक्स देता है, धोता है, आधा 1 घंटे कार की सफाई में देने के बाद वो 2 किलोमीटर कार से जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई आध्यात्मिक बात कर रहा हूं या कोई भारतीय परंपरा की दुहाई दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ भारत के नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए यह एक तनाव का कारण बना है। डेविड सी कॉटन अमेरिकन राइटर है, उनकी एक किताब आई व्हेन कॉर्पोरेशन रूल द वर्ल्ड। उस किताब में उन्होंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मुझे कहीं आने जाने के लिए कार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है।
मैं पैदल जाता हूं और पैदल आता हूं, मैक्सिमम मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो मैं सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करता हूं। वो प्रकारांतर में क्या बता रहे हैं? प्रकारांतर में वो कहना चाह रहे हैं कि हमें शुरू में लगता है कि हम वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी हम आकलन करेंगे तो हमें लगेगा कि ये वस्तुएं हमारे लिए नहीं बनी हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम वस्तुओं के लिए बने हैं। एक बार हम एक प्रोफेसर नंदा है, उनके साथ जा रहे थे, रेड लाइट पे खड़े हुए तो अचानक 2-3 लोग आए, रेड लाइट क्रॉस करके तेजी से घर की ओर भागे। तो उन्हें बड़े मजाक में कहा कि तुम्हें पता है तो ये घर तेजी से भागते हुए जा रहे हैं और वहां बैठकर खोल के क्या देखेंगे? विज्ञापन देखेंगे। मतलब वो काम की चीज नहीं देखने जा रहे हैं, बल्कि टीवी जो हमें दिखाना चाह रहा है वो हम देखने के लिए मजबूर हैं। कभी आप देखिए टेलीविजन चल रहा है, कई लोग चुपचाप बैठे हैं, और कभी तुलना करके देखिए ये टेलीविजन का उपयोग कर रहे हैं कि टेलीविजन इनका उपयोग कर रहा है। कहने का अर्थ यह है, यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि मनुष्य होने के नाते जो हमारी चॉइस है उसको छोड़कर वस्तुओं के रूप हम अपने को ढालने लगते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके पास 3-4 गाड़ी होगी तो मजबूरी में हर हफ्ते इस कार को चलाएंगे, या बाइक है तो उसको चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो बाइक अपने आप खराब हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह वस्तुएं ही उस व्यक्ति को प्रयोग कर रही हैं और वस्तुएं अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा नहीं कि ये उपभोक्तावादी जीवन शैली की एक बुराई के तौर पे मैं चिन्हित कर रहा हूं। वैसे भी हम देखें कि जिस तरह की आपके आसपास वस्तुएं होती हैं उस तरह का आपका रहन सहन और कल्चर भी बन जाता है। एक पुरानी कहानी कहीं मैंने पढ़ी होगी कि एक सन्यासी था, वो जंगल में तपस्या करता था, ज्ञान की बातें सीखता था, लोगों को बताता था। एक रात अचानक एक डाकू वहां पर आया अपनी जान बचाते हुए, और वो उसके झोपड़े में छुप गया। खैर साधु को दया आई और उसने उस दिन उसको बचा लिया। जाते समय वो डाकू ने ये बोला कि ऐसा है, मेरे पास आपको कुछ देने के लिए नहीं है, मैं अपनी तलवार छोड़े जा रहा हूं। उन्होंने मना किया, लेकिन उसने कहा कि आप मेरी तलवार रख लीजिए। अब उन्होंने वो तलवार रख लिया। 2-3 दिन बीता, अचानक महात्मा जी का ध्यान तलवार पर गया। उन्हें तलवार उठा के देखा ये कैसे काम कर रही है, ऐसे थोड़ा बहुत चलाया वलाया, फिर रख दिया। फिर 10-12 दिन वो बाहर लेके गए, उसको उन्होंने 1-2 डालियां काटना शुरू किया। फिर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस शुरू की, और कहते हैं कि धीरे धीरे वह स्वामी जो है उस तलवार का प्रयोग करने लगे, और कुछ सालों बाद उनका भी नेचर उसी तरह का हो गया जिस तरह वो डाकू का नेचर था। क्योंकि तलवार का इस्तेमाल फाइनली कहां पर होना था कि वह किसी के हिंसा के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होने लगा। तो हुआ ये कि उस तलवार ने जो है उस सन्यासी या साधु का इस्तेमाल कर लिया। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि हमें थोड़ा शांति चाहिए, सुख चाहिए, और अगर हम इस बात को देखें तो हमें लग जाएगा कि हमें एक सूची बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और वो कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारा प्रयोग कर रहे हैं। एरिक फ्रॉम ने जैसा कहा कि हमारे हैविंग मोड में होने के कारण हमारे पास क्या क्या है, ये नजरिया इतना पावरफुल हो गया है कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था और हम जीवन में कितनी खुशियां पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वस्तुओं का अधिकतम उपभोग करने का विरोध सिर्फ भारत में होता है, विदेश में भी इस बात को माना गया है। या पाश्चात्य दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि अगर आप वस्तुओं से ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वस्तुओं के ज्यादा प्रयोग में अपने जीवन की सार्थकता या खुशी ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में एक प्रकार की नीरसता आती है। और नीरसता से बचने का उपाय यह है कि हम ये देख लें कि कौन सी वस्तुएं हमारे जीवन के उपयोग में हैं या कौन सी वस्तुएं हमारे जीवन में आवश्यक हैं, और वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आवश्यक नहीं हैं बल्कि वो हमारे ऊपर एक बोझ जैसी है और हम उसके लिए बने हुए प्रतीत होते हैं। अगर इस थोड़ी सी हम लोग सावधानी बरत लेंगे तो हमें लगता है कि हम जीवन को और बेहतर और खुशी के साथ प्रयुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।